नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। अच्छी शिक्षा अच्छे भविष्य का निर्माण करती है। ये सब जानते हैं कि कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का किया है। ऑनलाइन शिक्षा ने अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए। भारत में 60% से ज्यादा शिक्षा का नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये नुकसान 80 से 90% तक हो गया। गांव में ना वक्त पर बिजली रहती है, ना नेट की व्यवस्था रहती है, ना ही ग्रामीणों के पास फोन या लैपटॉप की सुविधा रहती है। ऐसे में दोबारा से क्लासरूम की पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। लेकिन छात्रों की इतने लंबे समय पढ़ाई से दूर रहने के कारण पढ़ने की आदत सी छूट गई है। परिणाम ये कि 2 साल पढ़ाई से दूर रहने के कारण और 2 क्लासेस बड़ी होने के कारण छात्रों को समस्याएं पेश आ रही हैं। ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से अध्यापक ना तो छात्रों को समझा पा रहे हैं, समय कम है, पढ़ाई की आदत छूट चुकी है। ऐसे में छात्र कैसे वापस नहीं रास्ता पकड़े, वही रास्ता पकड़े, बल्कि उससे आगे निकलकर अच्छा भविष्य कैसे बनाए। अच्छी शिक्षा बिना अच्छा भविष्य संभव नहीं है। हम बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की करें या हम बात डॉक्टर बीआर अंबेडकर की करें, इन लोगों ने सिर्फ पढ़ाई के बल पर वो मुकाम हासिल किया। शिक्षित लोगों की कद्र पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अपनी और अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हैं आईसीएस कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार जी। चलिए सबसे पहले आपको बताती हूं मैं कि परिमल कुमार हैं कौन। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो एक बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। हरियाणा में बेरोजगारी को कम करना और शिक्षा के लेवल को आगे बढ़ाना, ये इनका मकसद है। इसके लिए इन्होंने आईसीएस हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इनकी ब्रांच जो है वो खोल चुके हैं ये, और इसमें 1.5 लाख से ज्यादा छात्र इनसे जुड़ चुके हैं और वो ऑनलाइन शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परिमल कुमार जी से खास संवाद करते हैं। जानेंगे आज के हम इस प्रोग्राम के जरिए कि किस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में वो मुकाम फिर से हासिल कर सकते हैं। परिमल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के मंच पर। सबसे पहला मेरा सवाल परिमल जी आपसे रहेगा, क्योंकि आज के दौर में अगर हम बात करें कोविड काल की, सबसे ज्यादा जो असर है वो शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे फिर से वो उपलब्धि हासिल हो सकती है जिस तक वो पहले पहुंच सकते थे अगर ये कोविड काल बीच में आड़े ना आता तो? देखिए मैम, जो है जैसे कोविड ने ऑफ कोर्स जो है बहुत नुकसान किया, और भारत के ना टीचर जो है तैयार थे, ना स्टूडेंट्स तैयार थे, ना पेरेंट्स तैयार थे कि वे लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन को जो है ऑनलाइन एजुकेशन के रास्ते पर चले। तो उस कारण से जो है बड़ी परेशानी आई। बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, फोन वैसे नहीं थे, और बहुत सारे टीचर्स के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम थी। और भारत में लोग पढ़ाई के प्रति उतने ज्यादा जागरूक भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ वैसे स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाते रहते हैं, उनको कोई ज्ञान से और बाकी चीजों से मतलब नहीं है। यहाँ पर उस तरीके से जैसे जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो नॉलेज का लेवल बढ़ना चाहिए, वो बात नहीं है। यहाँ पर रटंतु शिक्षा पर जोर देते हैं। यहाँ पर लोग जो है सिर्फ डिग्रियों के पीछे पड़े रहते हैं। तो जो है जो लिटरेसी, लिटरेट जिसको बोलेंगे और एजुकेटेड जिसको बोलेंगे, अब शिक्षित और जो है जैसे जो पढ़ाई सही होनी चाहिए उस रास्ते को नहीं पकड़ते हैं। तो सामने जब टीचर के रहते हैं तो टीचर का प्रेशर भी रहता है, टीचर डांट डपट भी कर देता है। अब ये तो एक टीचर की जिम्मेदारी है, वो बच्चे को प्यार से समझाए या डांटे, वो उसको पुरस्कार दे या एक आधी बार दंड दे, लेकिन वो बच्चा कामयाब होना चाहिए। ऑनलाइन पर टीचर का वो कंट्रोल खत्म हो गया, जिसके चलते एजुकेशन का ये इतना बड़ा लॉस हुआ है। और इस लॉस को रिकवर करने के लिए वापस से टीचर्स को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा गैप आया है। जो बच्चे 6ठी क्लास में पढ़ रहे थे, 2 साल के गैप के बाद 8वीं क्लास में पहुंच रहे हैं। अब एक महीने के अंदर बच्चे की जो है लाइफ में चेंज आता है। 2 साल इतना लंबा टाइम पढ़ाई से दूर, तो काफी दिक्कत आई है। अब जो बच्चे 10वीं में थे वो 12वीं पास कर गए, जो बच्चे 6ठी क्लास में थे वो 8वीं में पहुंच गए, जो फर्स्ट क्लास में गए थे वो 3rd में पहुंच गए। तो ये डिफरेंस है बहुत। तो टीचर्स को फिर से जो है काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन परिमल जी देखिए, शिक्षा का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपको कुछ प्रोडक्टिव दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनकी अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है और उनका जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है कि इस कोविड काल में टीचर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, खास तौर पर ऐसे समय पर जब उनके सामने ये चुनौती भी है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से
लगातार जो है बच्चों को आगे शिक्षित करना है, और साथ ही साथ चुनौती इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि अब कोविड काल से हम धीरे धीरे बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन समय भी बीत रहा है। देखिए मैम, जो है जैसे अब जो है जो ये टाइम है, तो इस टाइम पर जो है टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। चाहे कोई छोटे स्कूलों के टीचर थे, चाहे कोई बहुत बड़े टीचर्स थे, चाहे कोई प्रोफेसर्स थे, चाहे जो भी था, जो भी पढ़ाई चली है तो ऑनलाइन, ये टीचर्स के लिए चैलेंजिंग काम था। भाई सामने बच्चा बैठा है तो टीचर का एक प्रेशर रहता है, सामने जो है बच्चा बैठा है तो वो जो है टीचर की इज्जत करेगा मजबूरी में ही। लेकिन ऑनलाइन पर जाने के बाद ये बड़ी दिक्कत आई है, और टीचर्स का उस प्रकार से एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मशक्कत बहुत ज्यादा की है, कम मशक्कत नहीं की है। अब इसके बाद जो है जैसे आगे हम बात करें तो आगे ऑनलाइन और जो है ऑफलाइन की बात करें, हम लोग जो मैं ये कहूंगा कि घर पे बैठ के मोबाइल के जरिए पढ़े या क्लासरूम में पढ़े। जैसे क्लासरूम में पढ़ने में जो बात बनती है, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, ये बहुत सारे लोगों के बीच में जो रहता है बात, तो आप जो है क्लास के अंदर जो पढ़ाई का माहौल बनता है वो घर पर नहीं बन पाता है, ये डिफरेंस है। ऑनलाइन पढ़ाई तो जो है जैसे बहुत सारे जो है ऐसे है, और हम लोग भी करते हैं, हम लोग ऐसे सोनीपत में पढ़ा रहे होते हैं और सोनीपत से वो फिर सैटेलाइट के जरिए या अन्य जो है किसी की जो है ब्रॉडकास्टर के जरिए हर जगह पर क्लासेस चलती है और बहुत बच्चे पढ़ते हैं, वहां पढ़ के टॉप भी करते हैं। लेकिन वहां पर क्लासरूम का एटमोस्फेयर होता है जी, वहां पर अटेंडेंट होते हैं जो बच्चे को ध्यान से देखते रहते हैं, भाई कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, उनका होमवर्क चेक होता है, उनका जो है टेस्ट लिए जाते हैं, और इसी कारण से बच्चे सफल भी होते हैं, नौकरी भी लगते हैं। आज लगातार जैसे वीडियो चल रही है साथ में, और लगातार साथ में जो फोटोज है, तो वो आज का ही रिजल्ट है जो कि बच्चे आज पास हुए हैं। तो ये लगातार कंटिन्यूअस सफलता का प्रोसेस है, और बच्चों को हम पढ़ा करके इस काम को करते हैं। तो टीचर्स के सामने जो चैलेंज रहा इस दौर में, वो दौर ये कोविड का था, ना बाहर जा सकते थे, ना उस प्रकार का हार्डवेयर अरेंज कर सकते थे, ना बाकी जो सुविधाएं उनके पास थी। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम जो है टीचर्स ने देखा, उसके साथ साथ बच्चों ने भी देखा, और फिर उनको ये लगने लग गया कि कभी क्लास अटक रही है, कभी कुछ और हो रहा है, तो फिर वो पढ़ने का फायदा ही नहीं हो रहा, तो बच्चे जो उस पढ़ाई से फिर बचने लग गए, जिसका कि लॉस अब देखने को मिल रहा है। देखिए परिमल जी, यहाँ पर आपने मुझे लगता है इस बात को साबित किया है कि जरिया कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों को उस मुकाम को हासिल करना है जो हमने सोचा है। लगातार जो पिक्चर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, जिन भी स्टूडेंट्स की पिक्चर्स हम देख रहे हैं, जो रिसेंटली आपने भी जाहिर किया, अभी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, इन तस्वीरों में देख रही थी कि काफी सारी ऐसी लड़कियां भी थी जो विवाहित थी, यानी उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने घर को लेकर भी, लेकिन बावजूद इसके वो किसी ना किसी सरकारी एग्जाम को क्लियर करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही हैं। इसके पीछे आप क्या कहते हैं, किस तरीके से आप लोगों की मेहनत रही, बच्चों की मेहनत किस तरीके से रही, और साथ ही साथ जो भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस चुनौती भरे काल में भी वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, जिस टाइम पर जो है क्लासरूम कोचिंग अवेलेबल है, तो बिना सोचे समझे, किसी डाउट के बिना ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये दौर भी जो है, भगवान मैं कहूंगा कभी फिर ना दिखाए किसी को, ये दौर जो है भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इनफैक्ट। और भारत में ये हाल ज्यादा इसलिए खराब था क्योंकि यहाँ पर उस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर घर से बाहर निकलना अपने आप को गुनाहगार साबित करना था कि हम बाहर जाएंगे, और इस प्रकार की वीडियोस से इतना डर जो है हर एक मानस के मन में था कि बाहर गए तो घर वालों को भी लेकर के डूबेंगे, तो उस काल में बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन भी हम लोगों ने भी दी, और हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, वो स्पेशली क्लासेस के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए बनाया कि बच्चा किस प्रकार से अपने नॉलेज को चेक करे कि उसको कितना आता है। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बोलता हूं कि 3 बातें तुम्हें ध्यान में देनी पड़ेंगी। नंबर 1, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें वो क्वेश्चंस आने चाहिए। नंबर 2, प्रैक्टिस, वो जो क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तो अच्छी स्पीड होनी चाहिए। नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 स्पीड, और तीसरे नंबर पर वो नॉलेज जो है आपके पास उसका इम्प्लीमेंटेशन। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर से आएंगे, सर आते हुए 10 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया। तो जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने महसूस किया, उसको हमने टेक्निकली ऐप के जरिए लोगों को फैसिलिटीज दी। एक बच्चा है वो पेपर देता है, उसका 10th क्वेश्चन गलत है, 20th गलत है, 30th गलत है, तो उसके वे जो गलत वाले क्वेश्चन है सिर्फ वे चलेंगे सॉल्यूशन वीडियो के रूप में, उसको पता चलेगा कि तुम्हारे ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए। अब एक कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसका किसी का 7th, किसी का 13th, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो चलेगा। ऐसा होने से इसको आप ये लगा लीजिए, एक पर्सनल टीचर जो उसकी गलतियां हैं, एक बच्चे ने ये गलत किया तो ये समझाया, दूसरे ने ये गलत किया तो ये समझाया, तीसरे ने ये गलत किया तो ये समझाया। तो ये ऑनलाइन टेक्निक
का बेनिफिट लेकर के हम लोगों ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया और बहुत मेहनत हुई है। इस प्रकार की चीजें, कोई नई टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपके गलत है सिर्फ वे चलेंगे। और इन चीजों के ऊपर हमने काम किया और जो स्टूडेंट्स ये मान रहे थे कि हम लोगों को लगातार पढ़ना है, आगे ध्यान देना है, उन लोगों ने सफलता भी हासिल की है। कोरोना के तुरंत बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये बच्चे जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इनको भी कितना अच्छा लग रहा होगा कि इनके फोटोज टीवी पर चल रहे हैं। और आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन परिमल जी देखिए, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को लेकर के बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बल पर हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं चुनौतियों का सामना करते हुए। लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट किया इस प्रोग्राम का और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कितना नुकसान शिक्षा के क्षेत्र को हुआ है कोविड काल में। सबसे जो मेजर नुकसान हुआ है वो हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से लोगों तक एक्सेस नहीं पहुंच पाता है, लोगों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप्स नहीं होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके पास क्या कोई और विकल्प हो सकता है? देखिए मैम, हम लोगों ने जो है ना, जैसे इस टेक्नोलॉजी को और बाकी चीजों को काफी सस्ता किया है। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो किसी के ऊपर जो है पहले से ही बोझ नहीं होने चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूं कि आप कोई भी जॉब कर लीजिए, 5, 7, 10 हजार रुपए की जॉब तो हर जगह पर मिल ही रही है। 1 महीना जॉब करिए, आपकी साल भर की फीस पूरी हो गई। 1 महीना और जॉब करिए, आपकी साल भर के किताब कॉपी पेन का खर्च निकल गया। 1 महीना और जॉब करिए, सारे फॉर्म भरने का खर्च निकल गया। इस प्रकार से 2-3 महीने काम करके, और घर वाले रोटी तो हरियाणा में तो कम से कम दे ही देते हैं, बल्कि पूरे देश में इस प्रकार से मिलता रहता काम। तो उनको फिर उसके बाद पढ़ने के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। कोई भी कितना ही गरीब स्टूडेंट हो, उसको जो है ना, वो ये भीख मांगने की जो आदत होती है ना, सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे इतने पैसे छोड़ दो या नहीं छोड़ दो या फ्री कर दो या ऐसा कर दो, इसके कारण बहुत गड़बड़ होती है। ये एटीट्यूड गड़बड़ है। कल परसों हमारी बात हो रही थी, रतिया के आसपास की बात हो रही थी। तो रतिया के आसपास जो है कुछ स्टूडेंट्स का क्या कहना था कि हम लोग तो जो है स्कॉलरशिप पर ही पढ़े हैं। भाई स्कॉलरशिप पर गवर्नमेंट आपको डिग्री दे सकते हैं, स्कॉलरशिप पर आप पढ़ करके जो है 12वीं बीए कर सकते हो, लेकिन स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ के आप एक बहुत अच्छा करियर सोचे तो मुझे ऐसा कम लगता है। उसके लिए जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उस प्रकार से है नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कब तक और कितना करेंगे, तो ये इसमें लिमिटेशन होती है। तो जिन लोगों के मन में जो है ना एक सपना है, सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है सपना। जैसे आपने अभी बात की कि कुछ मैरिड जो है लड़कियां भी है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली को चलाने की, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को संभालने की, उनको बच्चों का होमवर्क भी करवाना है। लेकिन जिसके मन में एक सपना होता ना कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ कमा के खाना है, मुझे घर वालों से पैसे नहीं मांगने की 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो और ये करो वो करो, तो जो लोग, चाहे उसमें लड़का है चाहे लड़के है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, जिसके मन में ये सपना है कि हाँ मुझे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, वो सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पार जाता है जी। अपने घर काम करेगा, बाहर काम करेगा, पैसा कमाएगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा। जो बच्चा इस प्रकार से करता है ना, तो पढ़ाई करके सिलेक्शन भी लेता है। एक लड़का है, उसका फोटो जो है जरूर चल रहा होगा यहाँ पर, सौरभ हासी का। अब वो ऐप पर रोज टेस्ट देता और उसका फर्स्ट रैंक आता था। मैं उसको ये बोलता था कि जिस दिन फर्स्ट रिजल्ट आएगा उसी दिन तेरा सिलेक्शन ना हो तो तू मेरे को पकड़ लेना। और आज उसका ये था, और उसने मेरे को लिखा कि सर आपने मेरे को एक दिन ये जो है मैसेज भेजा था। अब देखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो दिक्कत कहाँ है? नेगेटिव लोगों से बच के रहना होता है। बहुत नेगेटिव लोग भरे रहते हैं। जैसे ही कोरोना आया, कोरोना की महामारी के और जो है ये सब कुछ लॉकडाउन हुआ, बोला अब तो सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब, अब सरकार सरकारी नौकरी निकालेगी ही नहीं, आगे किसी को सरकारी नौकरियां मिलेंगी ही नहीं। अब इस प्रकार की बातें करने वाले लोग, फैक्ट ये है कि सरकारी नौकरियों में पदों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। पहले एक पटवारी एक पूरे जिले को संभाल देता था, क्योंकि उस टाइम पर ना जमीन की खरीद होती थी, ना फरोख्त होती थी, ना कुछ और होता था। एक एक गांव से 2-2, 4-4, 10-10 लोग पढ़ते थे। इस कारण से शहर में 10 टीचर, 20 टीचर। अब लगभग हर बच्चा पढ़ता है, तो टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हर एक आदमी कभी प्लाट खरीद रहा, कोई फ्लैट खरीद रहा, कोई कुछ बेच रहा है। उसके कारण जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, कितने ज्यादा लोग बढ़ गए। अब जो मेडिकल, पहले आदमी बीमार होता था, अपने घर के जो है वो टोने टोट किया, जो कुछ भी किया, लेकिन अब बीमार होने के बाद हॉस्पिटल तक जाता है। तो डॉक्टर्स की संख्या कितनी बढ़ गई है। हर एक जगह पर ये सुविधाएं बढ़ी हैं, दुकान बढ़ी है, फॉर्म सब चीजें बढ़ी हैं। उसके चलते जो है बिजली विभाग बढ़ेगा, उसके चलते पुलिस विभाग बढ़ेगा, उसके चलते जो है आपकी आर्मी बढ़ेगी। तो पदों की संख्या बढ़ी है। जिस रेशो में जनसंख्या बढ़ी, उसी रेशो में पदों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनके पास ना कोई डाटा होता, ना कोई आंकड़े होते, ना कुछ भी होता है। इसके चलते वो क्या करते हैं, इसके चलते वो चीजों के अंदर इस प्रकार से करते हैं कि वो अपना जो है अपनी नेगेटिविटी को दूसरे तक पास कर देंगे। अब भर्तियां निकलेंगी नहीं, अब भर्तियां नहीं निकलेंगी। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि अब वे किस बिल में है जो आज जो ये भर्तियां हो रही है,
हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ हरियाणा में, वो लीक हो गया, कैंसिल हो गया, उसके चलते जो है हरियाणा में खासा बवाल भी रहा। आपके चैनल पर भी वो बात काफी अच्छे तरीके से उठाई गई थी और उसका असर रहा। विधानसभा में कानून पास हो गया। पहले नकल करना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, अब नकल करना और करवाना बड़ा अपराध हो गया है। तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद 3 पेपर हुए हैं, वो 3 पेपर लीक नहीं हुए हैं। उन 3 पेपरों के अंदर करप्शन की जो है जानकारी नहीं मिली है। तो ये धीरे 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 बदलाव की तरफ है, सुधार की तरफ है। और जब ये रास्ते जो सुधार की तरफ जा रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ रही है, तो लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। अब लोग पढ़ भी ज्यादा रहे हैं पहले से। तो धीरे धीरे जो बहुत ज्यादा निराशा की बात है, निराशा से आशा की तरफ जा रही है। शुरुआत में हम लोगों ने जब सेंटर चालू किया, हम लोगों ने पढ़ने की बातें कही कि पढ़ाई करके नौकरी मिल सकती है। हमने लिखा था, नारा दिया था कि सिर्फ पढ़कर पाए सरकारी नौकरी, और लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। आज हम अपनी उस बात के ऊपर पूरे खरे हैं। आज पढ़ करके कितने लोग नौकरी लगते हैं, ये कितने बच्चों के फोटो चल रहे हैं, और कितने बच्चे किस प्रकार से ग्राउंड लेवल के लोग हैं। अब इस प्रकार से लोग जो है सेंटर में भर भर के, ब्रांचेज में भर भर के पढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि पढ़ाई करने के बाद उन बच्चों को सफलता मिली है, नौकरी मिली है। जी मैम। बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र परिमल जी आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी को एक बार फिर से उससे जुड़ा एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपग्रेड हो, आप लोग भी अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करते रहते होंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर शिक्षक कितने अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का अपडेट होना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि जो टीचर्स जिस तरीके से पहले पढ़ाते थे, क्या उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो इस वक्त पर चेंज होना चाहिए, और कितना चेंज हुआ है? क्या टीचर को टाइम पर स्किल करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी को लेकर? देखिए मैम, जो है जैसे इसके ऊपर भी जो है आपके ही प्रोग्राम यहाँ पर टीवी में प्रोग्राम हुआ था और मैं भी आया था उसके अंदर, और मैंने कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कितने ही बढ़िया शब्दों का प्रयोग करके वहां पर आप लिख दीजिए, लेकिन असल मसला तो आएगा उसके इम्प्लीमेंटेशन का। आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या योजना है, पुरानी चीजों से नई चीजों पर जाने के लिए किस प्रकार से काम होगा। और जो पुरानी, मैं जो है ना, जैसे इस बात से मैं बहुत ज़्यादा सा सहमत नहीं हूं कि नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो भी पॉलिसी आई है इससे कुछ बदलाव होगा, या 85 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे कुछ बदलाव हुआ। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र आपने किया था, आपने बीआर अंबेडकर का जिक्र किया था। मैं जो है बीरबल की बात मैं कर सकता हूं। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मुगलों के टाइम पर थे, उससे पहले भी जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, तुलसीदास का जिक्र हम लोग जो है लगातार करते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने जो है रामचरितमानस लिखा था। अब पढ़े लिखे लोगों का जो है, जो जरूरत थी, जो वैल्यू थी, जो इसकी इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत इतिहास में भी थी, मध्यकालीन में भी थी, मॉडर्न इंडिया में भी। राजा राम मोहन राय का जो है जिक्र अक्सर हम करते हैं, महात्मा गांधी का जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर, बेसिक एजुकेशन की बात की थी, उनका जिक्र हम करते हैं, आजादी के बाद की बातें करते हैं। आज भी जो लोग पढ़ रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, उनकी भी वैल्यू है, और जो 10 साल पहले पढ़ रहे थे उनकी भी वैल्यू है। हम 20 साल पहले पढ़े थे, उस पढ़ाई के दम पर हमने भी तो जो है एक अच्छा मुकाम हासिल किया। हमारे साथ पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छे पदों पर भी हैं। तो जो लोग, ऐसा नहीं है, एजुकेशन लगातार और बढ़िया रही है। उस एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट बात है। टीचर्स की जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। एक टीचर वो है जो अपने बच्चों को जो है हीरा बना देता है, और दूसरे टीचर वे भी होते हैं जो लगातार वीडियोस दिखती हैं, वो ध्यान देते ही नहीं बच्चों के ऊपर, वो बच्चों को देखते ही नहीं है, इस कारण से वहां पर गड़बड़ रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स को स्किल करना। बात आपने कही टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर। आप ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। किसी भी टेक्नोलॉजी से आप मां का प्यार नहीं ले सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप टीचर की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा घर से आता है सेंटर तक, स्कूल तक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, तब उसका मन बन रहा होता कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहां जा रहा? पढ़ने जा रहा हूं। बस में बैठा बैठा मैं पढ़ने जा रहा हूं। जो ये मन होता है, ये जो माइंड मेकिंग प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब बच्चा वहां जाकर के फिर बैग रखता है, फिर वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, बाकी चीजें। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो चीजें सीखता सीखता वो आगे बढ़ता है। टेक्नोलॉजी में वैसा नहीं होता है। कई बार नहा रहा, कभी नहीं नहाया, कभी ऐसे ही लेटा, कभी लेट करके देख रहा, कभी उसको चला करके बाहर भाग गया, वापस आ गया, ये बातें हो रही हैं। तो जो ये डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का और क्लासरूम कोचिंग का, क्लासरूम की पढ़ाई का, ये बहुत डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी उनकी मदद कर सकती है। जैसे मैंने बताया, क्लास में बच्चा आता है, पढ़ता है, घर पे जाके किताब में से प्रैक्टिस करता है, ऐप के ऊपर टेस्ट देता है, रिजल्ट निकलता है, और बड़े फक्र से कहा जाता है अधिकतर स्टूडेंट आईसीएस के लगते हैं।
इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई अब बाकी लोग नहीं करवा रहे हैं, इसलिए लगातार आईसीएस ने ग्रो किया। कोरोना काल के बाद भी 150 और 200 के बीच में ब्रांचेस चल रही है। 250 ब्रांचेस हमने स्कूली पढ़ाई की चालू की है, छोटे छोटे बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। तो जो ये पढ़ाई हो रही है इसका कारण यही है कि कंटिन्यूअस हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया और टेक्नोलॉजी को सहयोगी बनाया, टेक्नोलॉजी से टीचर को रिप्लेस नहीं किया। जी मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि नो टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस द टीचर, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखिए परिमल जी, यहाँ पर मुझे लगता है जिक्र हमें छोटी क्लासेस को लेकर भी करना चाहिए, प्राइमरी क्लासेस को लेकर, क्योंकि आपके सेंटर में प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए भी आते हैं। लेकिन जो नींव है वो बचपन से रखी जाती है, रूट कितनी स्ट्रांग है ये तय करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी जो रूट है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और कैसे उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है? देखिए इस पर मैं दो बातें बोलूंगा। हमारे पास बच्चे सेलेक्ट होते, नौकरी लगते, नौकरी लग के मिठाई खिलाने आते, फिर उनके साथ बैठते बातें करते। तो लगभग हर एक बच्चे का कहना ये होता था कि अगर आप हमें स्कूली लेवल पर मिले होते तो हमारी लाइफ कुछ और होती। कुछ बच्चे 30 की एज में जाके लगते हैं, कुछ 28 में लगते हैं, कुछ 25 में लगते हैं। उनका कहना ये था कि अगर आपने हमें स्कूल में पढ़ाया होता तो हम 18 साल की उम्र में ही नौकरी लग जाते। 30 साल में नौकरी लगेंगे, रिटायरमेंट एज तो 58 लगा लो या 60 लगा लो, फिक्स है। अब वो 30 से 58 तक जाएगा 28 साल जॉब की, और वो 18 से 58 तक जाएगा तो 40 साल जॉब की। और जितना जल्दी जॉब लगेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर जो उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, उसके अंदर जो प्रमोशन लगते जाते हैं, अप्रेजल लगते रहते हैं, तो सैलरी बढ़ जाती है। तो जितनी जल्दी एज में लगे, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसा आकर के बोलते थे कि अगर आपने स्कूली लेवल पर ये पढ़ाया होता तो हमारा मामला ही कुछ और होता। बहुत लोग ऐसे हैं, मोर देन 60% स्टूडेंट्स मैं ये कहूंगा क्लास में होते हैं, आपकी क्लास में भी आप कंफर्म करेंगी, वो 10वीं क्लास 9वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचते थे कि एक बार 10वीं क्लास पास हो जाए फिर इस मैथ की तरफ देखेंगे ही नहीं जिंदगी भर। अब वो मैथ मुश्किल नहीं होता है, टीचर की जो है दिक्कत है, टीचर समझा नहीं पाए। मैं चैलेंज लेता हूं इस बात को, मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो कैसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और बच्चे इस प्रकार से पढ़े तो बहुत बढ़िया काम रहा। बात आपने कही रूट की, तो हम जो पढ़ा करके गवर्नमेंट जॉब तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन जो काम बचपन में पढ़ाई का हो सकता है, जो बचपन की पढ़ाई के कारण बच्चे का मामला बनता है, वो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक तो बच्चा डरते डरते 12वीं क्लास तक रटते रटते और नकल मार मार करके पास होके वहां पहुंच गया, और एक बच्चा कॉन्फिडेंटली पढ़ रहा है, फिर वो टीचर से बात कॉन्फिडेंस से करता है, फिर वो घर वालों से बात कॉन्फिडेंस से करता है। अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तो लाइफ के डिसीजन भी लेना बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। फिर वो घर वालों से, टीचर से, पीयर ग्रुप से डरता नहीं है। तारे जमीन पर मूवी के अंदर जो है जिस प्रकार से ईशान किशोर अवस्थी दिखाया गया था, तो बच्चे उसको किस प्रकार से ह्यूमिलिएट करते थे, बच्चे कैसे उसको डराते थे लगातार, उसी प्रकार से हर एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर होता है वो बच्चों से भी डरता है, टीचर से भी डरता है, पेरेंट्स से भी डरता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पर उसको बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करवाई जाए, जिससे कि वो जीवन में बहुत अच्छे लेवल को अचीव करे, बहुत सफल हो। जी मैम, बिल्कुल परिमल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन से ही बच्चों के रूट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि बड़ा होते तक उनके जो एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी उस एग्जाम को क्लियर कर पाएं। लेकिन आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो पहली चीज होती है सपना, सपना देखने से शुरुआत जो होती है वो सपने से होती है। भाई मुझे जॉब चाहिए, उसके बाद जॉब कैसे मिलती है तो वो फिर पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक टाइम की लिमिटेशन होती है। अब बहुत सवाल होते हैं लोगों के मन में। अब जो है यहाँ से जाकर के भाई पॉसिबल है, कोई भी कितना ही कमजोर बच्चा अगर सही ढंग से पढ़ेगा तो पॉसिबल है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। भारत में दिक्कत जनसंख्या की नहीं है, भारत में दिक्कत भ्रष्टाचार की नहीं है, भारत में दिक्कत बाकी चीजों की नहीं है, भारत में दिक्कत है अशिक्षा की, अज्ञानता की। या कितनी ही डिग्री लिए हुए लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। लिटरेसी में और एजुकेटेड में फर्क है। लोग यहाँ डिग्रियां ही तो इकट्ठी करके बैठे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं आता है। ये काम सीखने की जरूरत है, और जिसको ये जरूरत है, जिसके मन में ये सपना है कि मुझे कामयाब होना है, तो पढ़ाई कामयाब कर सकती है। तो सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले जितने लोग दर्शक हैं, वो एक बार आईसीएस में आए, देखें, बात करें, और जो भी मन में डाउट है, जो भी सवाल है, वे सवाल दूर करें।
हर रोज हम लोग क्लास देते हैं, 9 बजे से चालू होती है, 11 बजे तक रहती है, 12 बजे तक रहती है। उसमें जितने डाउट्स होते हैं, चाहे उसमें पेरेंट्स आए, चाहे उसमें बच्चे आए, चाहे किसी भी एज के लोग आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे नंबर पर जो बच्चे हैं छोटे, तो क्या जरूरत है उनको 12वीं क्लास तक जो घुट घुट करके पढ़ाने की, डर डर के पढ़ाने की, नकल करवा करवा करके पढ़ाने की। इस देश का सत्यानाश नकल ने किया है। किसी भी देश की एजुकेशन को खराब कर दो, वहां नकल करवाना चालू करवा दो, पेपर लीक करवाना चालू करवा दो, फिर लोग पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। पढ़े लिखे लोगों के लोग मजाक उड़ाएंगे और जो नाकाबिल लोग हैं वे पेपर लीक करवा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस देश के अंदर सबसे पहला काम जो करना चाहिए सरकार को, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, नकल बंद करनी चाहिए। नकल बंद होगी तो लोग पढ़ेंगे, वो अपने रास्ते अपने आप ढूंढ लेंगे, और जब ये रास्ता ढूंढा जाएगा तब देश विकास करेगा, तब लोग विकास करेंगे, तब समाज विकास करेगा, मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी आगे बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल परिमल जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक भी समझ पाए होंगे कि उनके लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। समय की कमी रहती है, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं जिन्हें इतने कम वक्त में हम टाई अप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि दर्शकों तक उनके सवालों के जवाब पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, पढ़े लिखे शिक्षित इंसान की समाज में इज्जत कल भी थी, आज भी सम्मान की नजरों से देखा जाता है और कल भी देखा जाता रहेगा। तो खूब अच्छे से पढ़िए और अपने लिए एक अच्छा सेंटर जरूर चुनिए। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप तमाम बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।